अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाजरा एंड यू आर वाचिंग डील एंड डील्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपना एक पॉडकास्ट सीरीज़ का एक सेशन स्टार्ट किया था और जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सो आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं और आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के लिए है और इस हवाले से है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जा सकती है, किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा सकती है बेसिकली। सो हमारे साथ मौजूद हैं अनस, जो कि डील एंड डील्स के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। हाजरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मतलब पॉडकास्ट में एक इंफॉर्मेशन देने का मुझे मौका मिला इन्वेस्टर्स को थ्रू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में भी हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सो अनस, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, कि किस किस एरिया में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जो भी न्यू बंदा मार्केट में आता है उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लोगों के पास बैंक के ऑप्शन होते हैं, किसी को पैसे लेंड करना किसी बिज़नेस के लिए, रिटर्न के लिए। उसके अलावा हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, इंडेक्स फंड्स आ जाते हैं। तो इस तरह के किसी भी न्यू इन्वेस्टर्स के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, जिनमें मोस्टली में रिटर्न स्पेसिफाइड होता है, जो कि इंटरेस्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उसमें उस तरफ जाते नहीं हैं। तो पीछे हमारे पास गिने चुने ऑप्शंस रह जाते हैं। उसमें आ जाते हैं स्टॉक्स आ जाता है, उसमें रियल एस्टेट आ जाती है, और उसमें आपने किसी को अगर फॉर बिज़नेस और फॉर शेयर इक्विटी के लिए अगर आपने किसी को लेंड किए हैं पैसे, तो ये 2-3 ऑप्शंस आ जाती हैं। तो उन सब में से लोग कोई अपने हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ करते हैं। तो इन्वेस्टर के पास ये 4-5 ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में वो सोच सकते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग रियल एस्टेट में जाते हैं, जिसका जिधर अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो उधर जाता है। लेकिन अगर आप सारे ऑप्शंस को कंपेयर करें तो उसमें किसी में भी इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी रियल एस्टेट। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात होती है सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आती है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में ये होता है कि आप जो भी चीज़ जिस पे भी ट्रेड कर रहे हैं, जिस पे भी आपने परचेजिंग की है, वो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट ना हो, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करे या जितने पे आपने परचेज़ किया उतने पे रहे। ये चीज़ बहुत कम ऑप्शंस में है। स्टॉक्स में ये नहीं है, आपको पता है लॉस में आप सब खो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इंडेक्स फंड्स में जाएं, उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें भी आपके पास एक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती। रियल एस्टेट में स्टोर ऑफ वैल्यू है आपका प्लॉट या आपकी फ़ाइल, वो उसकी वैल्यू वही रहेगी जितने पे आपने परचेज़ किया। तो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है इन्वेस्टर के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए। सही। तो आप अगर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाकी इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा दे सकती है, जो कि नए लोग हैं जिनके पास पैसा है बट उनको समझ नहीं आ रही कि वो उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रियल एस्टेट में आप लोगों के पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफली हमारे ऑडियंस को बताइए। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में फिर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। रेंटल इन्वेस्टमेंट होती है जिनमें आपको रेंट्स आते हैं, जिसमें अगर मतलब आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। आपके जो भी इन्वेस्टर है वो उसकी स्ट्रेटजी और उसके बजट पे डिपेंड करता है कि उसने किस साइड पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग कहते हैं आगे रिटर्न आएगा, प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पहले से प्लान करनी पड़ती हैं। आपको मतलब अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया तो आप पहले प्लान करेंगे कि मैंने इतने साल इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, उसके बाद मैं इसको कैश को लिक्विडेट करूँगा। तो वो आपकी उस पर आपकी बजट और स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है। उस स्ट्रेटजी और बजट के लिए एजेंसीज आती हैं हमारे जैसे कंसल्टेंट आते हैं, जो आपको आपकी पूरा चार्ट बना के आपको मतलब सारी डिटेल्स दे के आपको बताते हैं कि इस तरह आप इन्वेस्ट करेंगे, इसमें ये रिटर्न आएगा, और ये सारा फैक्टर जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हम आपको गाइड करते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है वो डिपेंड करेगा हमारे इन्वेस्टर के बजट पे और उसकी वो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कब उनको पैसे वो लिक्विडेट करना चाहते हैं। ओके, सो आप हमें ये बताइए कि जो आप लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पे आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे पास पार्कव्यू सिटी है, हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी है, हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी है। रेंटल प्रॉपर्टी में हमारे पास विस्परिंग पाइन्स है। अब हमारे पास डिफरेंट बजट के पर्सपेक्टिव से भी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, और हमारे पास अगर टाइप्स देखी जाएँ तो टाइप्स के हिसाब से भी डिफरेंट है। इसके अलावा भी हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी उठा रहे हैं, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी डील एंड डील्स का हिस्सा होंगे। तो अगर आप ये देखें कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स कोई अगर हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट करने, तो हम उसको कितना ब्रॉड स्ट्रेटजी एक बना के दे सकते हैं, ये हमारी ये एक एजेंसी की डिफाइनिंग मोमेंट होता है कि वो मतलब आपको कितने अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कितनी सोसाइटीज़ में डील करते हैं, कितना ब्रॉड उनके पास पोर्टफोलियो है। तो हम अगर हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हम उसके
बजट को फॉर इंस्टेंस अगर हम उसके बजट को 3 पे डिवाइड करेंगे, हम थोड़े लेस एक्सपेंसिव सोसाइटी में इन्वेस्ट कराएंगे, थोड़ा सा मिडिल रेंज सोसाइटी में इन्वेस्ट कराएंगे, थोड़ा सा फिर हम उनको एक्सपेंसिव जगह पे इन्वेस्ट कराएंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनका जो भी पोर्टफोलियो हो, जो भी उनकी स्ट्रेटजी का पोर्टफोलियो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड हो, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो। अगर एक जगह पे अगर उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता तो वो दूसरी जगह पे हो। इट्स लाइक इंडेक्स फंड के रिस्क फैक्टर कम होता है, तो इसलिए हमारे पास प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं डील एंड डील्स के पास। ओके, तो जिस तरह के मुझे अगर नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, जिस तरह से आपने इंस्टॉलमेंट्स की भी बात की है, तो इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से ही अगर आप हमें थोड़ा सा और गाइड करें कि ये ईजी इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर फाइल्स में काम करना चाहता है ना, फाइल्स का काम और पोजीशन के काम का बहुत डिफरेंस है। फाइल्स का काम, अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या ये कि आप एक फ़ाइल लें, आप उसको लॉन्ग टर्म रखें, आप उससे 3 या 4 साल का प्लान बनाएं और आप उसको चलाएं और उस पर जब वो पोजीशन में आए या उसकी कीमत पूरी हो, इट्स लाइक कमेटी कि आपकी कमेटी निकल आएगी उस पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ओके। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, वो ये करते हैं कि वो क्वांटिटी ज़्यादा उठाते हैं फाइल्स की और वो फिर उसको एक टाइम पीरियड तक के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि 1 साल तक इस पे इतना प्रॉफिट आ जाएगा। फिर वो उस प्रॉफिट में से अपना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी करके, मतलब फाइनली अगर वो एक फ़ाइल पे थोड़ा भी प्रॉफिट लेते हैं तो जब वो क्वांटिटी फाइल्स की ज़्यादा होती है तो वो फिर प्रॉफिट अच्छा बन जाता है, तो वो फिर 6 महीने साल की स्ट्रेटजी के साथ हमारे इन्वेस्टर फाइल्स उठाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स के काम का अगर एक एंड यूज़र है, एंड यूज़र से ये आपकी मतलब कोई भी बंदा जो घर बनाना चाह रहा हो या 4 साल बाद अपनी फैमिली को देख रहा हो और उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहा हो, तो उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है ना, जो ये चाह रहे हैं कि हम 6 महीने और 1 साल में रिटर्न लें, तो आपको फाइल्स लेके एक फ़ाइल या एक बुकिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कंसल्टेंट के साथ अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें, अपना बजट डिस्कस करें, आप उसका प्लान करें कि हम मुझे कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा, मुझे कितने टाइम में लिक्विडेट करना है पैसा, और इसमें वो आप अपने उसके साथ कंसल्टेंट के साथ सारा चीज़ें डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक प्लॉट की तरफ दिखा दिया जाए और वो दिलवा दिया जाए तो वो आपको हमने कंसल्टेंसी दे दी है, वो दिस इज़ नॉट कंसल्टेंसी। ओके, सो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ इस हवाले से भी बताइए कि अब तक आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, जो आप लोग जिन चीज़ों में आप लोग डील कर रहे हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है अपने कस्टमर्स की तरफ से। अभी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हमारे प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको पता है रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से चलता है। तो अभी तक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम हमारा बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो वो जिसने जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट की थी उसको उस टाइप का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप पोजेशन प्लॉट्स की बात करें तो वो हमारे पास पार्क व्यू सिटी में है, उसमें भी अभी मार्केट अच्छी बन चुकी है। तो जितने भी इन्वेस्टर इस टाइम किसी भी टाइम पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप किसी ऐसे कंसल्टेंट, किसी ऐसी एजेंसी उनके पास जाएं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना आपको साथ मतलब फ्रॉड या इस तरह ना हो, आपके पास ऑप्शन जो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकें। तो हमारा अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है क्लाइंट्स का, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। डेवलपमेंट के उनकी बहुत तेज़ी से जा रही है, पार्क व्यू सिटी की, ब्लू वर्ल्ड सिटी की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की। उसके अलावा अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी विस्परिंग पाइन्स में जाएं तो विस्परिंग पाइन्स की तरफ से भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न है और लोग बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो अनस, आप हमें ये बताएं कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कितना पोटेंशियल है, और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको भी थोड़ा सा गाइड करें कि पाकिस्तान में लाइक इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टर अभी बहुत ज़्यादा हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी जितने भी कमर्शियल, जितना भी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं और जितनी भी बड़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी के। तो अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग बाहर वाले इन्वेस्ट नहीं करते, डरते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रियल एस्टेट में। तो हाँ, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड बन चुका है सोसाइटीज़ का। जिस जगह पे भी आप इस्लामाबाद, पिंडी में अगर आप देखें तो सारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ना, उनमें बहुत जल्दी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, फैमिली शिफ्ट हो रही हैं डिफरेंट इलाकों से, और मतलब बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं सोसाइटीज़। अगर आप बैरिया टाउन को देखें, फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन तक वहाँ पे चला गया। तो ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पिंडी में ख़ासकर ये ऐसी एरिया, ये हब है
हमारे इस प्रोविंस का, तो इधर वैसे भी आबादी बहुत जल्दी बढ़ती है, तो उस पर आपको रिटर्न जल्दी आता है। अगर हमारे आप प्रोजेक्ट्स को आज से और 2 साल पहले से कंपेयर करें जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया, तो अभी डेवलपमेंट में भी और रेट्स में भी अच्छा खासा फ़र्क आ चुका है। तो पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ बायर हैं वो अपनी सेफ़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट की थोड़ी रिसर्च करें, उसकी थोड़ी सी मतलब रेट्स का उन्होंने डिलीवर की अभी तक किया है या आगे करना है। अगर आपको ये पता है तो आपको फिर वो आपके प्लॉट की स्टोर ऑफ वैल्यू है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप उस पर कर सकते हैं। अगर आपको खुद एक चीज़ आप प्रिडिक्ट करते हैं कि इस जगह पे आबादी जल्दी आएगी तो आप उस जगह पे इन्वेस्ट करें, तो इसमें पाकिस्तान में रिटर्न है इसमें। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था कि जो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप उनको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें। रियल इस्टेट में जी इन्वेस्ट करें, उसकी मेन वजह आपकी सिक्योरिटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे सिक्योरिटी है। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बट स्टिल आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अनस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। दिस इज़ हाजरा इफ्तिखार साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।